आज तो बिल्कुल अद्भुत हो गया। हिजबुल्लाह ने जो स्ट्राइक की है, उसने इजराइल की ना ही केवल कमर तोड़ी है, बल्कि उसकी छाती से लेके उसका सीना छलनी कर दिया, और उसके साथ साथ जो कमर के नीचे वाला हिस्सा होता है वो भी नहीं छोड़ा है। साथियों, आज जो हुआ है वो वाकई इतिहास में लिखा जाएगा। और जिस तरीके से आपको खबरें आ रही होंगी कि हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया, इजराइल ने स्ट्राइक किया, किसने स्ट्राइक किया पहले, किस तरह से इजराइल का ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये सारी बातें हम आपको आज बताने के लिए आए हैं एक एक करके। क्योंकि इसमें देखिए एक बड़ा कंफ्यूजन है, और उस बड़े कंफ्यूजन को जानबूझ के हिजबुल्लाह ने क्रिएट किया है, और इसीलिए ताकि पूरा वर्ल्ड मीडिया, अमेरिका चारों खाने चक्कर काटता रहे, चारों खाने चक्कर काटता रहे। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 30 जुलाई को फुआद शुक्र जो हिजबुल्लाह के नेता थे, उनका असैसिनेशन इजराइल ने बेरूत में किया था। 31 जुलाई को इस्माइल हानिया का असैसिनेशन इजराइल ने ईरान में किया था। तो 30 जुलाई को इजराइल ने फुआद शुक्र हिजबुल्लाह के नेता का असैसिनेशन बेरूत में किया, और 31 जुलाई को इस्माइल हानिया का असैसिनेशन इजराइल ने ईरान में किया। उसके बाद ये इंतजार हो रहा था कि कब ईरान स्ट्राइक करेगा। और उसके पहले, लेकिन इसके पहले फुआद शुक्र जो मारे गए थे इस्माइल हानिया के पहले, उनका बदला आज शुरू हो गया है। पहले उनका बदला लिया जाएगा, उसके बाद इस्माइल हानिया का तो ऐसा चुन चुन के बदला लिया जाएगा कि जिसके अंत में तब तक 7 अक्टूबर आ जाएगा, और 7 अक्टूबर को जो होगा वो दुनिया फिर से देखेगी। देखिए, आज जो पूरी जो एक कवायद हुई, शुरू में देखिए एक खबर आती है कि हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट मारा है लेबनान से इजराइल में। उसके बाद अचानक इजराइल एक झड़ी लगा देता है हिजबुल्लाह पे स्ट्राइक्स की, एयर स्ट्राइक्स की। बाकायदा स्क्वाड्रन्स गई, इजरायली एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स लेबनान के अंदर गई, और हिजबुल्लाह की पोजीशंस पे उन्होंने स्ट्राइक किया। और एक नहीं, कम से कम 15 से 16 पोजीशंस पे एक साथ स्ट्राइक हुआ। एक तरीके से ये एक युद्ध की शुरुआत थी। इजराइल ने, लेकिन एक अजीब सी चीज हुई कि जब इजरायली एयरफोर्स स्ट्राइक कर रही थी उन इलाकों को लेबनान में, तो कोई हताहत नहीं हो रहा था, ज्यादातर इलाके खाली थे। उसके बाद एक इजराइल का अजीब सा बयान आया कि दिस वाज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कि हमने कोई किसी हमले के इंटेंशन से नहीं किया, बल्कि ये हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह हमला करने वाला है, उसको हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उसके पहले। अब आप सोचिए, यानी जो एक सीधा हमला था, जो एक ऑफिशियल, जो कि एक हमला जिसको एक रेगुलर उसमें कहते हैं हम लोग, उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में इजराइल ने बदल दिया, जब उसको लगा कि ये तो ट्रैप था हमारे लिए। जी हां, ये हिजबुल्लाह का ट्रैप था इजराइल के लिए, कि उस पहले हिजबुल्लाह ने प्रोवोक किया, फिर इजराइल ने हमला किया। पहले ही हिजबुल्लाह वहां से लोग अपने हटा चुका था, इजराइल को कहना पड़ा कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। उसके बाद हिजबुल्लाह को और बहाना मिल गया कि तुमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, तो लो अब असली स्ट्राइक। और असली स्ट्राइक क्या थी साथियों? असली स्ट्राइक जो ऐसा डिसेप्शन थी, इस तरह का एक माया जाल था, जिसमें दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका और इजराइल, आज अभी तक वो समझ नहीं पाई हैं। जिस तरीके का नुकसान इजराइल का हुआ है, अभी तक इजराइल घोषणा नहीं कर पाया। इजराइल 48 घंटे की इमरजेंसी लगी हुई है, कई शहरों में से बिजली गायब है, खत्म हो गया है मामला। देखिए, जो हिजबुल्लाह ने हमला किया उसकी कॉम्प्लिकेशन को समझिए। सबसे पहले 320 जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इजराइल की थी, उसके बाद हिजबुल्लाह ने 320 कत्यूशा रॉकेट दागे, और वो 11 इजरायली जो बेस हैं आईडीएफ के, वहां जाके वो लगे। मेरॉन बेस, नेवे जिफ तोपखाना, जातून बेस, जौरा तोपखाना, साहिल बेस, कीला बैरक, यूएवी बैरक, नफा बेस, यार्डना बेस, इयन जिटिम बेस, रमोत नफ्ताली बैरक। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि ये जो 320 रॉकेट छोड़े, इसमें लगभग इन 11 बेसिस पे 2 से 3 रॉकेट्स लगे। लेकिन बाकी देखिए 11 हैं, तो अगर 2 से 3 लगे तो करीब 33 से 34 रॉकेट लगे। बाकी रॉकेट्स इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया आयरन डोम ने। ठीक, तो 320 में से समझ लिए 33 से 34 रॉकेट्स लगे, बाकी इंटरसेप्ट हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद 1000 रॉकेट छोड़े गए तेल अवीव पे, और इजराइल की जो समुद्री इलाका है वहां पर दबोब इलाके में इतना भयंकर एक ब्लास्ट हुआ है, पूरी शिप में आग लग गई है जो हिजबुल्लाह ने मारा है, और उसके बाद उसमें इजरायली सैनिक कई मारे गए। अब आप देखिए, अब आप पूरे उसको फिर से देखिए, फिर से वापस जाइए, और फिर क्योंकि बार बार देखिए सही चीज को समझने के लिए ये जो वेस्टर्न तरीका है रिपोर्टिंग का कि अब क्या हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, ये इससे सच्चाई नहीं पता चलती। सच्चाई जो है वो चकरघिन्नी में ऐसे होती है सच्चाई कि जो गोल गोल घूमती है, और इसीलिए आपको बार बार कई बार पीछे से शुरू करना पड़ता है और बार बार वापस जाना पड़ता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझने के लिए एक बार आप बताइए कुछ, फिर वापस जाना पड़ता है। तो आप वापस चलते हैं, और वापस चलने के पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह वीडियो देखिए लंबा है, ये वाकई इसमें, क्योंकि देखिए बहुत सारी घटनाएं आज हिजबुल्लाह ने की, उसके बाद हमास ने भी की, बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा है। और आप लोगों ने बहुत, मैं वाकई कमेंट करना चाहूंगा, आप लोगों ने मान रखा मेरी बात का, और आप लोग बहुत एक सब्सटैंशियल टाइम तक वीडियोस मेरे देख रहे हैं। आज भी उसको जारी रखिए, कमेंट करना भी मत भूलिए, क्योंकि वाकई आज अद्भुत दिन था। अगर हम देखिए वापस चलते हैं तो फिर से पहले हिजबुल्लाह ने एक स्ट्राइक की, उसके बाद इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की जिसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया गया, क्योंकि वो फेल हो गई। वो कहीं कुछ जो टारगेट्स थे वो खाली थे, कुछ था ही नहीं वहां। उसके बाद हिजबुल्लाह ने 320 कत्यूशा रॉकेट्स मारे 11 जगहों पे, और उनमें से 320 में से 33 या 34 अपने निशाने पे लगे, और जो निशाने पे लगे उनसे आग लग गई। जैसे ये जो नफ्ताली एरिया है, ये जो रामोत नफ्ताली एरिया है, माउंट, ये जो मेरॉन बेस है, इन सब जगह ये जो किरियत शिमोना है, इन सब जगह पूरा जैसे मतलब आग का गोला, आग के कई गोले ऐसे दिखाई पड़े। तो आप देखिए 320 कत्यूशा रॉकेट्स में 30 से 33 लगे, लेकिन ये सारे 320 एक डायवर्जन थे, डिसेप्शन था। असली टारगेट हिजबुल्लाह का समुद्री इलाका था इजराइल का, और क्या था, और तेल अवीव था। तेल अवीव में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, अभी उसके बारे में सारी चीजें छुपा ली गई हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है इजराइल में 48 घंटे की, और उस पर देखिए हिजबुल्लाह के जो नेता हैं नसरल्लाह, उनका अभी बयान आना बाकी है। वो भारतीय समय 8:30-9 बजे से उनका बयान आएगा, उसके पहले हम ये वीडियो आपके बीच आ जाएगा। नसरल्लाह साहब का जो बयान आएगा उसके हिसाब से जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन ये आप देखिए 1000 रॉकेट सीधे तेल अवीव पे, उसमें कई, जो खबर है मुझे कि उसमें कई टॉप इजरायली ऑफिसर्स घायल हुए हैं, इजरायली ऑफिसर्स मारे गए हैं, और हिजबुल्लाह ने इजराइल को चैलेंज किया है कि तुम सच बताओ किस तरीके से हमने डिसीव किया तुम्हें, और जो हमने असली टारगेट था, जब हमने अच्छा तेल अवीव पे जो 1000 रॉकेट्स मारे, इधर 320 को इंटरसेप्ट करने में इजराइल लगा था, वो 1000 जो मार दिए उसको कोई इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। यही 7 अक्टूबर को हमास ने किया था, एक डाइवर्जन क्रिएट किया था, उसके बाद 1000 रॉकेट मार दिए थे, पूरा का पूरा जो इजराइल का सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स कर गया था। तो देखिए ये जो बातें होती है, ये जो एक एक करके लड़ाई के जो पूरे नियम है, इसमें देखिए एक बड़ी ही, एक बहुत जबरदस्त एक इसमें पहलू है। अब देखिए जो हिजबुल्लाह ने उसके बाद एक बयान इशू किया, और हिजबुल्लाह ने कहा कि अब ये साबित हो गया है कि अमेरिका या आईडीएफ कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है इजराइल की रक्षा करने में सब लोग फेल हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो आईडीएफ हो। और फिर देखिए कई जगह से मैसेजेस आए, और यहां से भी आया, इराक से भी आया। अच्छा, इराक ने क्या किया तब तक, इराक ने उधर हाइफा में मार दिया। देखिए ये आज का जो प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा जिसको हम लोग अराजक नहीं कहेंगे, लेकिन बिखरा हुआ सा आपको लगेगा, और ये जानबूझ के है, क्योंकि हम आपको वो कैसे एहसास कराएं जो चीजें आज हुई हैं। अब जैसे हमास ने एक हमला किया, जिसको फिजिकली मुझे बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उसकी जो शॉक वैल्यू थी, वो उसकी वैल्यू क्या थी, वो मुझे फिजिकली बताना पड़ेगा हाव भाव करके, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। इस तरीके से जिससे लोग रिपोर्ट पढ़ देते हैं, उस तरह से मैं रिपोर्ट पढ़ने में विश्वास नहीं रखता हूं।
और जो बहुत ये जो रिपब्लिक टीवी और ये जो ड्रामा करते हैं ये भी नहीं। असली जो रियल ड्रामा है जो ग्राउंड पे हो रहा है उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको चाहे अपने हाव भाव से और उसमें अपनी आवाज के मॉड्यूलेशन से दिखाओ। वो होती है ये जो नई रिपोर्टिंग है, न्यू एज। ना ही केवल फैक्ट्स पढ़ दो और ना ही जबरदस्ती का झूठ बोल बोल के जैसे ये जो सुदर्शन टीवी और रिपब्लिक टीवी बनो, बल्कि अमरीश मिश्रा स्पीक्स बनो जिसमें एक सही मायने में ड्रामा भी, जिसमें एक सिचुएशन का ड्रामा भी आए सामने, ऑडियंस को पता लगे और फैक्ट्स भी। अच्छा, अब देखिए जो एक बात आई कि फिर हिजबुल्लाह ने फिर अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमने देखिए इस जगह स्ट्राइक किया। पहले जो 320 रॉकेट थे, बेथ हिलेल बैरिक्स में हमने स्ट्राइक किया जहां साहिल बटालियन का हेडक्वार्टर्स था। उसके बाद जोरा आर्टिलरी पोजीशंस पे हमने स्ट्राइक किया। उसके बाद जो कीला बैरिक्स में एयर एंड मिसाइल डिफेंसेस हेडक्वार्टर्स थे 210 डिवीजन आईडीएफ के, उसको हमने स्ट्राइक किया। उसके बाद यौव बैरिक्स पे हमने स्ट्राइक किया। फिर नफा जो बेस है 210th डिवीजन आईडीएफ का, वहां स्ट्राइक किया। यार्दन बैरिक्स पे स्ट्राइक किया। फिर रमोत नफ्तली में जैसे मैं बता रहा था वहां स्ट्राइक किया। एन जेतिम में स्ट्राइक किया, मीरोन में स्ट्राइक किया, नेवे जिव में स्ट्राइक किया, जतौन में स्ट्राइक किया। 282वीं बटालियन, 146 डिवीजन, ये सारे जितनी इजरायली फोर्सेस थी इन पे अटैक किया। और ये वो अटैक है जो डिसेप्शन था। मैं तो बार बार इसको कह रहा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे आपको कम्युनिकेट करूं, क्योंकि ये देखिए ऐसी, और मैंने जो बताया है वो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप उसको समझ गए होंगे, लेकिन इसको आप बार बार इसको देखिए, बार बार समझने की कोशिश करिए क्या किया है हिजबुल्लाह ने, क्योंकि वॉरफेयर के इतिहास में ये आपको मौका नहीं मिलेगा। ये जो लड़ाई हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, यही विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा और पूरी दुनिया इसके चपेट में आएगी। लेकिन इसकी शुरुआत जो इंसान आज की तारीख में जानता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके नियम क्या हैं, इसके लॉस क्या हैं, वही कल को दुनिया में कामयाब होगा। वरना बाकी सब के सब, चाहे वो कोई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हो, चाहे हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हो, चाहे अपने को बड़े से बड़ा पत्रकार कहते हो, सब फेल हैं इस समय, सब फेल हैं, क्योंकि कोई सच्चाई नहीं बता पा रहा। भारत की सच्चाई आप नहीं बता पा रहे हैं, भारत में क्या हो रहा है। मोदी क्यों रूस के बाद यूक्रेन गए, यूक्रेन में जाके उन्होंने क्या कहा, यही कोई नहीं बता पा रहा है। सब अपना ऐसे ही हवा में, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है, ना ही उनको इसकी समझ है कि भारत की विदेश नीति में जो पूरी एक टग ऑफ वॉर चली हुई है और हम लोग एक तरफ से खींच रहे हैं और एक तरफ से राइट विंग खींच रहा है, उसके बीच मोदी फंस गए हैं। उसकी पूरी सिचुएशन भी कोई नहीं बता पा रहा। बहरहाल अभी देखिए कि हिजबुल्लाह ने देखिए एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमको डिसीव करने की कोशिश की, दुनिया को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह के, लेकिन जो उसके बाद हमने मारा उसने पूरी इजराइल की कलई खोल दी। उसके बाद जो तेल अवीव में जो उसने मारा है, तेल अवीव की जो पूरी सच्चाई है वो अभी तक हिजबुल्लाह ने कहा कि हम अभी बताएंगे नहीं। इसको हम मोस्ट प्रॉब्ली नसरल्लाह का जो आएगा स्टेटमेंट उसमें चीजें आएंगी, लेकिन उसमें जो खास बात यह है कि जो इजराइल ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है कि वो बात साफ है कि एक बड़े कोई इजरायली ऑफिसर्स मारे गए। उसके बाद देखिए जो अक्का एक जगह है, एकर जिसको कहते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से गायब हो गई। उसके बाद मालो, तरशिया, काजरीन, इस तरह के कई इलाके, सफद इलाके में जो इजराइल का सफद इलाका है, उसके जो ये और छोटे इलाके हैं, वहां पर भी पूरी तरह से बिजली गायब हो गई। इसके बाद देखिए जो हमास ने किया, हमास ने क्या हुआ कि कमल अदवान स्कूल में, तल अल सुल्तान नेबरहुड के कमल अदवान स्कूल में, उसके अंदर इजरायली सोल्जर्स बैठे हुए थे। अब हम गाजा पे आ गए, गाजा की घटनाओं पे। जब तक ये सब हो रहा है, हिजबुल्लाह वाला पूरा कांड हो रहा है। गाजा में कमल अदवान स्कूल के तल अल सुल्तान नेबरहुड में जो कुछ सोल्जर्स जो हैं आईडीएफ के करीब 12 से 15 वो वहां बैठे हुए हैं। अब आप इमेजिन करिए। और वहां पर उन्होंने सबसे पहले रेजिस्टेंस ने बाहर से गोलीबारी शुरू की, और बाहर से गोलीबारी शुरू की, उन्होंने टारगेट पे मारा ही नहीं, वो भी डिसेप्शन करते रहे। उन्होंने लेफ्ट मारा, राइट मारा, ऊपर मारा, ये मारा, ऐसा लग रहा था कि हमास आज जो है, हमास के फाइटर्स फेल हो गए।
और फेल हो गए हैं और वो अपना निशाने ही नहीं ढूंढ पा रहे। और उसमें उन्होंने ऐसी बातें भी अरबिक में आपस में की जो आईडीएफ सोल्जर्स को सुनाई पड़ रही थी। आईडीएफ सोल्जर्स के साथ अरबिक ट्रांसलेटर्स भी चलते हैं जिनको हिब्रू भी आती है, अरबिक भी आती है, तो वो भी ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि हमास के लोग ये कह रहे हैं कि उनके बहुत लोग मारे गए हैं और वो कंफ्यूजन की स्थिति में है और इसीलिए वो सही स्ट्राइक भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऊपर से कमांड सही नहीं मिल रहा है। ये बात ये भी, और ये सब बातें हो रही थी और चारों तरफ गोलीबारी हो रही थी, लेकिन टारगेट पे नहीं हो रही थी। जो आईडीएफ के सोल्जर्स थे उनको नहीं लग रही थी। और अचानक उसमें हमास का एक नया बैच जो कहीं और छुपा था वो एकदम से बिल्डिंग में घुसता है, एकदम से आ जाता है एकदम सामने और वहां पर जाके वो बंदूक तान देता है पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। 11 के 11 आईडीएफ सोल्जर्स वहां मार दिए जाते हैं। पूरा खत्म हो गया वक्त। एकदम से आके ऐसे करके उन लोगों ने जो डराया है और पूरा जो चीखे हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगा के जिन्होंने गोली चलाई है अपने ये कोई इजरायली सोल्जर सोच नहीं सकता था कि इस तरह की चीज उसके साथ होगी। वो ऐसे, हम रोज इस बात को कहते हैं कि इजरायली कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं वो वाकई इस तरीके था कि पूरा, मतलब आप सोचिए कि जैसे बच्चे डरते हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई चीख हुई इस तरह की, डर गए, उस तरीके से एकदम से घुस के जो उन्होंने सीधे, मतलब पूरा एक मशीन गन से अपने हिला दिया उनको। वो जो सीन है, वो जो तस्वीरें हैं उसकी, जो कुछ तस्वीरें उसकी हैं, वो इतनी खतरनाक हैं कि वो एक्चुअली मैं बता रहा हूं इस समय यूट्यूब पे मैं दिखा देता इनको। लेकिन आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में सेंसरशिप कितनी बढ़ गई है। जो हमास का रेजिस्टेंस न्यूज नेटवर्क जो चैनल है टेलीग्राम में, उसको यूरोप में बैन कर दिया गया। उसके बाद जो टेलीग्राम का जो चीफ है उसको फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया, वो रशियन है, उसको फ्रांस में गिरफ्तार कर दिया। वो इंटरनेशनली ट्रैवल करता है, छूट जाएगा वो, लेकिन उसको फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इसके कुछ दिन पहले फेसबुक और मेटा और इंस्टाग्राम ने जो एक मैगजीन है द क्रेडल, जो कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का पर्सपेक्टिव दिखाती है, उसको फेसबुक से बैन कर दिया, इंस्टाग्राम से बैन कर दिया। कितने जर्नलिस्ट जो ऐसे हैं जो अरेस्ट हो गए हैं लंदन एयरपोर्ट, हीथ्रो पे वो लैंड किए, वो क्योंकि फिलिस्तीनी पर्सपेक्टिव भी दिखा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, जो पत्रकार का काम है। और भारत के पत्रकारों को लानत है। रविश कुमार, अजीत अंजुम, ये संजय शर्मा, इनको लानत है। ये जितने जो अपने को बनते हैं, ये संदीप चौधरी, इनको लानत है, क्योंकि ये एक प्रोग्राम इसमें नहीं कर सकते कि इतने पत्रकार मारे गए हैं और पत्रकारों के ऊपर इतने हमले हो रहे हैं पूरी दुनिया में। एक प्रोग्राम इस पे आप नहीं कर सकते, इजराइल को कंडेम नहीं कर सकते। अरे थूकते हैं तुम पे, हम अभी थूक रहे हैं तुम पे। और ये जो है जनता तुमसे हिसाब लेगी। जो तुम बीजेपी विरोध का नाटक करते हो, ये ज्यादा दिन तुम्हारा चलेगा नहीं। ये अब लड़ाई बीजेपी विरोध से आगे की हो गई है। अब विश्व में इजराइल अमेरिकन लॉबी से लड़ना है। अगर बीजेपी से लड़ना है तो अमेरिकन और इजरायली लॉबी से लड़ना है। अगर तुम नहीं लड़ सकते हो तो पीछे हट जाओ, कोई फायदा नहीं है तुम कहीं ना कहीं उन्हीं को सर्व कर रहे हो। अगर तुम इस थिंकिंग के हो कि हमें इजराइल और फिलिस्तीनी मुद्दे पे नहीं बोलना, हमें तो भारत के मुद्दे पे बोलना, क्योंकि ये जो चीजें हो रही है, अब देखिए जिस तरीके से हमास ने हमला किया, उसके बाद आप देखिए कि पूरा मैंने जैसे बताया कि जो पूरी दुनिया में बैनिंग का मतलब बैन शुरू हो गया है। जो भी, मैं भी बैन हो सकता हूं, लेकिन मैं जब तक हूं तब तक सच्चाई बोलूंगा। उसके बाद देखिए जो वेस्ट बैंक में दोतन चेक पॉइंट है, दोतन चेक पॉइंट पे वहां पर जो दिया ब्रिगेड, अब देखिए दिया जो ये है, दिया ये हिंदी का शब्द है, दिया उर्दू से आया है, संस्कृत से आया है। और दिया जो है ये अरबिक वर्ड भी है और उसका भी मतलब लाइट होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। मुझे एक अरब ने बताया था जब मैं उस तरफ गया था जॉर्डन के पास, तो वहां मुझे बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अरबिक में हैं और जो संस्कृत में हैं, वो काफी कॉमन है। और ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि मैं आप उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता उसमें, लेकिन मैं कभी अलग से प्रोग्राम बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण जिस गोत्र का हूं और जिस सरनेम का हूं, उसके भी कनेक्शन मिडिल ईस्ट में हैं। सेमेटिक उसके ओरिजिन से, एरियन ओरिजिन नहीं है। बहरहाल, तो ये देखिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो दोटन जो ये चेक पॉइंट है, ये नाब्लस में, यहाँ पर हमला किया। एक मिनट, ये हाँ, यहाँ पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमला किया। उसके बाद देखिए नाब्लस में ही बलाता कैंप के पास लड़ाई हुई, जहाँ पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कम से कम 2 इजरायली सोल्जर्स मार गिराए। उसके बाद बहलोल बिल्डिंग जो है राफा में, ये फिर गाजा में एक बड़ी घटना हुई। बहलोल बिल्डिंग जो ब्राज़ील नेबरहुड में, देखिए मैंने आपको बताया था कि स्वीडिश, ब्राज़ील, टर्किश, इस तरह के नेबरहुड्स जो बहुत सारे हैं गाजा में, तो ये जो ब्राज़ील नेबरहुड में एक आईडीएफ फोर्स को मोटर शेल से मारा गया। उसके बाद देखिए अल जैतून, अल फुरकान स्कूल है अल जैतून के पास, वहां अल जैतून में लगातार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जीत रहा है, वहां पर मारा। उसके बाद देखिए ये जो देखिए एक जो समुद्र में जो लगा, जो हिजबुल्लाह ने मारा, उसका जो करेक्ट नाम वो द्वारा नाम से, DVORA, द्वारा नाम की पेट्रोल बोट जो कि समुद्र में थी, मेडिटेरेनियन सी में, वहां पर उसको मारा है। और वो ऐसे मारा है कि वो उसमें कितने लोग मारे गए हैं अभी तक वो क्लियर नहीं। शुरू में मैंने आपको ये बताया था, लेकिन ये देखिए थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ ये खबर है, क्योंकि घटनाएं ऐसी हो रही हैं, उसको सीधे सपाट सरल तरीके से बताना भी एक गुनाह है, क्योंकि आप कितना उसको सीधा सरल सपाट तरह से बताएंगे। हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों के साथ, उसको अगर आप जब लास्ट में जब मैं कंक्लूड करूंगा, तब देखिए बहुत ही सीधी तरह से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और ये एक कला होती है जो कि क्रांतिकारी एक जो दृष्टिकोण के लोग होते हैं वो ऐसे घटनाओं को, परिस्थितियों को बयान करते हैं। उसके बाद देखिए अल जैतून में एक और बड़ी घटना हुई, जब हमास ने एक और एम्बुश किया इजरायली फोर्स को। नेत्जरीम एक्सिस में तो आज हसेब 111 रॉकेट से ऐसी मार हुई, नेत्जरीम मैं बता रहा हूं टूटने के कगार पे है। नेत्जरीम आईडीएफ पीछे हट जाएगा, क्योंकि अब उसके पास नेत्जरीम को बचाए रखने का, और ये इसने नेतन्याहू ने अपनी नाक का सवाल नेत्जरीम बनाया हुआ है। तो ये देखिए पूरी जो एक जहां पर जाके चीजें फंस रही हैं वो देखिए। अच्छा, अब ये जो ईरान वाली बात आ गई कि फौज शुक्र हिजबुल्लाह के बड़े नेता 30 जुलाई को जिनको मारा, 30 जुलाई 2024 को इजराइल ने बेरूत में मारा, फिर इस्माइल हानिये को जब उन्होंने तेहरान में मारा, तो अब ये बात आ गई है कि ये पूर्व पीठिका है, दिस इज द प्रीफेस। ये एक तरीके का एक तैयारी है जो हिजबुल्लाह ने आज किया, ये ईरान के बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी है। एयर स्ट्राइक भी हो सकता है, वो मिसाइल स्ट्राइक भी हो सकता है, वो कुछ लोगों द्वारा कमांडो ऑपरेशन भी हो सकता है जिसमें इजराइल का कोई बड़ा नेता मारा जाए। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं से ऐसे कुछ पेच हैं, जैसे रशिया का मान लीजिए, पूरी जो रशिया की स्थिति है, रशिया जो यूक्रेन में जो कर्स्क पे हमला कराया नेटो ने रशिया के टेरिटरी में, उसके बाद जेलेंस्की का आज बयान आया कि अब हम रशिया में कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है जेलेंस्की कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमको वेस्ट दे रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन को वेस्ट क्या देगा? रशिया जो टैक्टिकल वेपन्स यूज करेगा उससे यूक्रेन तो खत्म ही हो जाएगा, यूक्रेन का तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो अब देखिए यहां पर यह बात आ गई, और ईरान जो स्ट्राइक करेगा इजराइल पे, उसका जो पूरा वो मामला केवल इस्माइल हानिये के बदला लेने तक नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ पूरे विश्व में जो जिस तरीके की लड़ाई छिड़ेगी उससे पूरा जुड़ा हुआ मामला है। और हिजबुल्लाह ने आज इंडिकेट कर दिया है कि कैसे उन लोगों ने डिसीव करके मारा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो पूरी स्थिति हिजबुल्लाह ने क्रिएट कर दी है, और ऐसे इतनी खूबसूरती से की है कि ईरान का जब अटैक आएगा तो दुनिया अपने दांतों तले उंगली चबा रही होगी। उसके बारे में भी हमको कुछ जानकारी जो आपको देना चाहते हैं। ईरान में 3 ऐसी सीक्रेट फैसिलिटीज हैं जहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, उसके साथ साथ वहां पर ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। और ये जो ICBMs हैं, ये जो ईरान के पास है, अभी तक ईरान ने इनको अनवेल नहीं किया, और ईरान जो है वो
ये जो है ये करीब 3 से 4,000 किलोमीटर तक की मार कर सकती है, मतलब सीधे ये ईरान पहुंच सकती है। और पिछली बार जो 13-14 अप्रैल को जो ईरान ने स्ट्राइक किया था इजराइल, तो वहां पर उसने अपने लोअर ग्रेड के वेपन्स यूज किए थे। उसने असली अपने जो खतरनाक जो उसके वेपन्स है उनको यूज नहीं किया था। ये जो वेपन्स अब हैं, और जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने भी अपनी जो अंडरग्राउंड मिसाइल टाउन पूरा दिखाया है, अब आप सोचिए कि इजराइल को ये दोनों टारगेट करेंगे तो इजराइल तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका आएगा, और अमेरिका जो है वो सीधे उसको युद्ध में कूदना पड़ेगा, और अमेरिका फिर पूरी दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा कि तुम जो हो एक नेकेड, तुम मतलब इजराइल जैसे क्रूर जालिम देश को तुम खुल के सपोर्ट कर रहे हो, सारी चीज़ों को वो करके, और केवल इस झूठे उस पर, क्योंकि अब तो कोई अमेरिका में भी नहीं मानता इस बात को कि हमास टेररिस्ट है। अब तो सीधे वो बात हो गई है कि ये स्वतंत्रता सेनानी है, तो अमेरिका के पास भी कोई चेहरा नहीं बचा है। वहां पर जो लड़ाई चल रही है, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, हर दिन का डेवलपमेंट अमेरिकन इलेक्शन में क्या हो रहा है। रॉबर्ट कैनेडी ने किस तरीके से ट्रंप को सपोर्ट किया। ट्रंप की समस्या यही है कि ट्रंप इजराइल पैसे के लिए, जूइश पैसे के लिए इजराइल की तारीफ तो मतलब इजराइल के पक्ष में तो खड़े होने की बात कर रहा है, लेकिन जो उसका बेस है, जो ट्रंप का बेस है, इस पर शायद अलग वीडियो मुझे बनाना पड़े, क्योंकि ट्रंप का जो बेस है, जो ट्रंप के जो खास इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है। और वो कह रहे हैं कि इजराइल तो पैरासाइट है, ये तो एक तरह से ये मतलब एक तरह की जोंक है, जो कि दूसरों हमारा अमेरिका का खून चूस रहा है और चाहता है कि उसकी लड़ाइयाँ अमेरिका लड़े, हम क्यों लड़े उसकी लड़ाइयाँ। ये सब बातें ट्रंप के लोग कह रहे हैं, जब और जिनके 500,000 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं एक्स पे। कैंडिस ओवन एक महिला है, ब्लैक महिला, उसके आप देखिए, उसके बाद डैन बिल्जरमैन, उसके आप देखिए, इन सब लोगों की 500,000 फॉलोअर्स है, और इनकी जो बातें हैं ये अमेरिका भी निगेट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद देखिए एक और बात आज हुई कि किस तरीके से हमास ने अपनी 3 नई सुरंगें, उनके बारे में बात की, और जो 3 नई सुरंगें हमास की हैं, ये सीधे जाके यहां से लेके तेल अवीव में जाके खुलती हैं। और तेल अवीव में जो खुलने वाली सुरंगें हैं, मतलब आप जब इस तरह की चीज़ें जब हम पढ़ते हैं या हम जब बताते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब वही चीज़ होती है, एक एक चीज़ जो हमने आपको कही है, वही चीज़ जब होती है, तब लोग जो हैं बड़ा आश्चर्य करते कह रहे ये कैसे हो गया। अरे भाई, पहले से ऐसा नहीं है, इस लड़ाई में पहले से इंगित किया जा रहा है। इस लड़ाई में वो लोग जो हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, वो अपना एक काम कर रही हैं पहले से, और वो दिखा भी रही हैं, वो बता भी रही हैं। सवाल ये है कि 7 अक्टूबर के पहले भी ऐसा नहीं था, इजराइल को पता नहीं था, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर सकता कि हमास इस तरह से करेगा। उसी तरीके से ये भी कोई विश्वास अभी नहीं कर पा रहा है कि मतलब आज भी नहीं कर पा रहा था कि हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके बाद ईरान इतना बड़ा कांड कर देगा, उसके बाद हमास फिर अपनी जो कुछ नई उसकी जो टनल्स हैं, वो टनल्स उसकी कौन सा गोल खिलाएंगी अगर वो जाके तेल अवीव में खुलती हैं। तो क्या हिजबुल्लाह और ईरान और हमास का एक साथ हमला होगा तेल अवीव पे? इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही। और अब देखिए जो एक बड़ी बात आती है कि इस पूरे मामले में जो यमन का रोल है, और यमन ने भी, और इराक का रोल है। इराक ने, मैंने बताया, हाइफा पोर्ट पे आज स्ट्राइक किया। यमन ने पिछले 2 दिनों से उसने पूरा एक ग्रीक शिप सैनून पूरी उड़ा दी, वो पूरी शिप बर्बाद हो गई। उसके बाद जो यमन की जो तैयारी है वो और भी खतरनाक है। यमन जो है वो इजराइल को पीछे से घेरेगा, एकदम इजराइल के टिप से, और वहाँ पर जो यमन ने जो नेवल बोट्स लगाई हैं, जो अपनी बेस्ट मिसाइल्स जो हैं यमन ने, मतलब आप देखिए इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है इस समय। अमेरिका भी उस चीज़ को तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो क्रूज शिप्स हैं जो आने की कोशिश कर रही हैं, यमन के घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जैसे इब्राहिम, USS इब्राहिम है, इस तरह के जो तमाम शिप्स हैं, वो भी यमन के उस किलेबंदी को भेद नहीं पा रही। ये सच्चाई है। तो देखिए साथियों, ये पूरा आज का ये प्रसारण बहुत ही ऐतिहासिक आज का दिन है, और कल मैं और खबर लेके आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।